नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जारी हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने की कवायद में लगे हैं। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में वोटों के गणित में ज्यादातर मौकों पर सत्ता पक्ष का पलड़ा ही भारी रहा है। बावजूद इसके सिर्फ एक अपवाद को छोड़कर हर बार देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए आमने सामने का चुनावी मुकाबला हुआ है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भी सत्ताधारी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और विपक्षी दलों के उम्मीदवार के बीच चुनावी मुकाबला होना है, जिसका नतीजा 21 जुलाई को आ जाएगा और देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया। ये भी बताएंगे कि किन परिस्थितियों में 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार को मिली जीत और कैसे 1977 में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। साथ ही जानेंगे कि किस लिहाज से महत्वपूर्ण है इस बार का राष्ट्रपति चुनाव। भारत का नया राष्ट्रपति चुने जाने की प्रक्रिया जारी है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा नामांकन दाखिल कर चुके हैं। दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। अब सबको इंतजार है 21 जुलाई का, जब वोटों की गिनती के बाद देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा। देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आमने सामने हैं। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की तरफ से और यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। राष्ट्रपति पद के लिए सत्ता पक्ष की ओर से आम सहमति बनाने के प्रयास भी हुए, लेकिन बात नहीं बनी। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर 21 जून को विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का साझा उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। अपोजिशन पार्टी को इकट्ठा रहना और एक तरफ के साथ रखना ये जरूरी है। आज के वक्त यूनिटी नहीं तोड़ना, इसीलिए हमने ये सोचा कि सब मिलके जब एक होकर एक नाम सामने पेश किए हैं तो हम सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे नेता भी यही बात कही, इसीलिए हम आज यशवंत सिन्हा जी को बात करें। दिल्ली में 21 जून की शाम को ही बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना राष्ट्रपति पद उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि द्रौपदी मुर्मू ने गरीबों, वंचितों और शोषितों के सशक्तिकरण में अपना जीवन खपा दिया। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि वो महान राष्ट्रपति साबित होंगी। दरअसल राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान भारतीय इतिहास में नई इबारत लिखने की तरफ महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाती हैं, तो वो जनजातीय समुदाय से आने वाली देश की पहली राष्ट्रपति होंगी। आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। कुछ जरूरी शर्तें पूरी करने के बाद कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 58 में
देश के सर्वोच्च पद के लिए योग्यता बताई गई है। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए। चौथी शर्त है कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। हालांकि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो उसे लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। इन्हीं योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाता है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद और मतदान से पहले नामांकन का चरण आता है, जहां उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने का इरादा प्रस्तुत करता है। उम्मीदवार को अपने नामांकन के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। ये प्रस्तावक और समर्थक आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्य यानी सांसद या विधायक होने जरूरी हैं। एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता है। इस कदम का मकसद राष्ट्रपति चुनाव से गैर गंभीर उम्मीदवारों को बाहर करना है। उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपए भी जमा कराने होते हैं। अनिवार्य जमानत राशि और निश्चित संख्या में निर्वाचक किसी उम्मीदवार का प्रस्ताव और समर्थन करें, ये नियम पहले 5 राष्ट्रपति चुनावों के बाद लागू हुआ। 1974 में ये नियम बनाया गया कि उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने के लिए कम से कम 10 प्रस्तावकों और 10 अनुमोदकों की जरूरत होगी। साथ ही 2,500 रुपए की अनिवार्य जमानत राशि देने का नियम भी शुरू किया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 में संशोधनों के जरिए ये बदलाव लाए गए। 1997 में इस अधिनियम में फिर संशोधन किया गया, जिसके बाद जमानत राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए और प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 50-50 कर दी गई। तो ये देखा गया कि बहुत सारे लोग सिर्फ अपना अहम दिखाने के लिए नामांकन कर देते थे और उससे फिर इतने सारे लोगों के लिए इलेक्शन का इंतज़ाम करना, उनके वोटिंग का काउंटिंग के लिए इंतज़ाम करना, ये सब करना। जबकि कभी कभी तो देखा गया कि जो अपना नामांकन करता है बस उसको अपना ही वोट मिलता है। तो एक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस तरह का माहौल ठीक नहीं है। 1997 में 1997 में जो आज की प्रक्रिया है वो है कि जिसको भी अपना नामांकन करना है उसको 50 लोगों का होना चाहिए नॉमिनेशन और 50 ही इलेक्टर्स का सेकंडिंग होना चाहिए। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में भी इन्हीं नियमों के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेट में 24 जून को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के दिग्गज मौजूद रहे। एनडीए के अलावा बीजेडी और वाईएसआरसीपी के नेता भी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल हुए। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने 27 जून को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके नामांकन में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एसपी, वामदल, एनसीपी, आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 115 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, लेकिन आवश्यक मानदंड पूरा नहीं करने वाले नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन पत्र जांच में सही पाए गए। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति चुनाव की खास बात यह है कि वोटिंग के लिए कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक वोटर अपनी इच्छा से जिसे चाहे वोट दे सकता है और वोट नहीं भी दे सकता है। मतदान गुप्त होगा। ऐसे में असली तस्वीर तो 21 जुलाई को सामने आएगी, जब वोटों की गिनती के बाद देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा। संविधान का अनुच्छेद 62 ये कहता है कि एक राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले अगले राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए।
चूंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है, इसीलिए इस तारीख से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरोज दास के साथ शम्स तबरेज, सनसेट टीवी। दरअसल भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अन्य चुनाव के मुकाबले थोड़ी अलग और जटिल है। इस चुनाव में सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती, बल्कि जनता की ओर से निर्वाचित सांसद और विधायक अपने मतों से राष्ट्रपति को चुनते हैं। आपको बताते हैं क्या है राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कैसे करते हैं काम। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के जरिए किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका जिक्र किया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी के विधायक भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। यानी जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। इसी वजह से लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वो कई उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। मतलब वो बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी, तीसरी कौन। अगर पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सके, तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। खास बात यह भी है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के मतों का मूल्य भी अलग अलग होता है। इसे वेटेज भी कहा जाता है। 2 राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है, जो राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। इसमें 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है। राष्ट्रपति चुनाव की वर्तमान व्यवस्था 1974 से चल रही है और ये 2026 तक लागू रहेगी। ये फ्रांस में है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसको ध्यान में रखते हुए यद्यपि लोकसभा के मेंबर्स और विधानसभा के मेंबर्स के लिए ये प्रक्रिया लागू नहीं की गई, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स के लिए और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये प्रक्रिया रखी गई है। लेकिन इसमें ये बताना ज़रूरी है कि ये प्रक्रिया तभी कामगर होती है जबकि एक से अधिक मेंबर इलेक्ट होना है। वोटों का मूल्य जिस तरह तय किया जाता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। राज्य विधानसभाओं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के वोटों का मूल्य निर्धारित करने का तरीका संविधान के अनुच्छेद 55 में दिया गया है। 16वें राष्ट्रपति चुनाव में देश के सभी निर्वाचित विधायकों के वोट का कुल मूल्य 5,43,231 है, जबकि सभी निर्वाचित सांसदों के वोटों का कुल मूल्य 5,43,200 है। इस तरह 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में मतों का कुल मूल्य 10,86,431 है। शम्स तबरेज, संसद टीवी। राष्ट्रपति चुनाव में वोट सिर्फ वोट नहीं होता, बल्कि इसका अपना मूल्य होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसदों के वोट का मूल्य निश्चित है, मगर विधायकों के वोट का मूल्य राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जैसे देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 है, तो सबसे कम जनसंख्या वाले प्रदेश सिक्किम के वोट का मूल्य मात्र 7। आइए जानते हैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस राज्य के पास कितने वोट हैं और एक सांसद के वोट का मूल्य कितना है।
राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए निर्वाचक मंडल में कुल 4,809 सदस्य हैं। इनमें 543 लोकसभा सांसद, 233 राज्यसभा सांसद और 4,033 विधायक शामिल हैं। राष्ट्रपति चुनाव में अपनाई जाने वाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से हर वोट का अपना मूल्य होता है। सांसदों के वोटों का मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले देश भर के विधायकों के वोटों का मूल्य जोड़ा जाता है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। फिर जो अंक प्राप्त होता है उसी से एक सांसद के वोट का मूल्य निकलता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज्यादा बचता हो तो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है। सभी सांसदों के वोटों का कुल मूल्य निकालने के लिए सांसदों की कुल संख्या को एक सांसद के वोट के मूल्य से गुणा किया जाता है। 1952 में हुए पहले राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य 494 था। 1957 में ये बढ़कर 496 हो गया। हालांकि 1962 में ये घटकर 493 हो गया। 1967 और 1969 के चुनाव में ये 576 रहा। 1974 के चुनाव से 1971 की जनगणना को आधार माना गया। इससे 1974 में एक सांसद के वोट का मूल्य बढ़कर 723 हो गया। 1977 से 1992 तक ये वैल्यू 702 रही, जबकि 1997 से 2017 के राष्ट्रपति चुनाव तक एक सांसद के वोट का मूल्य 708 रहा। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए एक सांसद के वोट का मूल्य 700 तय किया गया है, जो 2017 के राष्ट्रपति चुनाव से 8 कम है। इसके पीछे वजह है जम्मू कश्मीर, जहां विधानसभा का गठन नहीं हो पाया है। JNK में जो था वहाँ पर विधानसभा, उसका वो भंग कर दी गई। अब उसको यूनियन टेरिटरी बना दी गई है और वहाँ पर अभी कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं। इसलिए वहाँ के जो विधानसभा के जो मेंबर्स थे उनका अब वोट नहीं है, इसलिए इसमें कमी आई है। विधायकों के वोटों का कुल मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या और राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या को देखा जाता है। वेटेज निकालने के लिए राज्य की कुल आबादी को चुने गए विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। इसके बाद जो अंक निकलता है उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। फिर जो अंक प्राप्त होता है उसी से राज्य के एक विधायक के वोट का मूल्य निकलता है। 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। चूंकि विधायकों के वोट का मूल्य राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव 2022 में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 है, तो सबसे कम जनसंख्या वाले प्रदेश सिक्किम के एक विधायक के वोट का मूल्य मात्र 7 है। तमिलनाडु और झारखंड में ये 176, महाराष्ट्र में 175, बिहार में 173, आंध्र प्रदेश में 159, केरल में 152, पश्चिम बंगाल में 151, ओडिशा में 149 और गुजरात में 147 है। तेलंगाना में एक एमएलए के वोट का मूल्य 132, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 131, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 129, पंजाब और असम में 116, हरियाणा में 112, उत्तराखंड में 64, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 58 और हिमाचल प्रदेश में 51 है। जबकि त्रिपुरा में 26, गोवा में 20, मणिपुर में 18, मेघालय में 17, पुडुचेरी में 16, नागालैंड में 9, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 8 है। जो हमारी विभिन्न प्रांत हैं उसमें कोई बड़े प्रांत हैं जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, कोई छोटे प्रांत हैं जहाँ कम पॉपुलेशन है। इसलिए पॉपुलेशन के बेसिस पर अहमियत देना डिफरेंट प्रांतों को, इसलिए उसमें वैल्यू दी गई है। तो जो डिफरेंट प्रांत्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको पॉपुलेशन के बेसिस पर अहमियत देना, इसके लिए वोट
वैल्यू का सिस्टम है। तो दूसरा कारण ये है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों को मिला के जो भी उनकी वैल्यू आए वो सब राज्यों के जो हैं सदस्य विधानसभा के उनके बराबर हो। तो जो स्टेट्स हैं और जो पार्लियामेंट है उनको बराबरी का हिस्सा दिया जाता है। सब विधानसभाओं के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके वोट्स की वैल्यू एक तरफ और जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी वैल्यू जो है, वोट्स की वैल्यू, वो दूसरी तरफ, और दोनों में बराबरी रखने के लिए ये सिस्टम आया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा इस साल 18 जुलाई को होने जा रहे देश के शीर्ष संवैधानिक पद के चुनाव का हिस्सा नहीं होगी। ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के भंग होने के कारण उनके राष्ट्रपति चुनाव का हिस्सा नहीं होने के कई उदाहरण हैं। पहली बार 1974 में ऐसा मामला सामने आया, जब 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा भंग होने के कारण राष्ट्रपति चुनाव का हिस्सा नहीं बन सकी। इसके बाद असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं भी भंग होने के कारण विभिन्न चुनावों में भाग नहीं ले सकी हैं। 1982 के राष्ट्रपति चुनाव में असम के विधायक मतदान नहीं कर सके क्योंकि विधानसभा भंग हो गई थी। वर्ष 1992 के राष्ट्रपति चुनाव में जम्मू कश्मीर और नागालैंड की विधानसभाएं भंग होने के कारण राष्ट्रपति चुनाव का हिस्सा नहीं बन सकी थी। शम्स तबरेज, संसद टीवी। नामांकन, निर्वाचक मंडल, सांसदों और विधायकों के वोटों की वैल्यू के बाद अब बात मतदान और मतगणना प्रक्रिया की। तो क्या है राष्ट्रपति चुनाव में मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया, और राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवार को कितने वोटों की होती है जरूरत? क्या होता है निर्वाचन के लिए कोटा? आइए समझते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के नियम 17 में राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का तरीका दिया गया है। मतपत्र में कोई भी निर्वाचन प्रतीक नहीं होता है। हर निर्वाचक के वोट का मूल्य मतपत्र पर अंकित होता है, जिन्हें राज्यवार और संसद के लिए अलग अलग प्रिंट किया जाता है। मतपत्र में 2 कॉलम होते हैं, एक तरफ उम्मीदवार का नाम और दूसरी तरफ वरीयता क्रम दर्शाने का कॉलम होता है। वोट देते समय निर्वाचक उम्मीदवार के नाम के सामने अपनी वरीयता अंकित कर सकते हैं, जो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप या रोमन या किसी भारतीय भाषा में प्रयोग किए जाने वाले रूप में दर्शाई जा सकती है, लेकिन शब्दों में अंकित नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति चुनाव में किसी मतपत्र के वैध होने के लिए सिर्फ प्रथम वरीयता अंकित करना अनिवार्य है, जबकि अन्य को अंकित करना वैकल्पिक है। लेकिन अगर पहली पसंद न लिखी जाए या एक से अधिक प्रत्याशियों के नाम के आगे पहली पसंद लिखी जाए तो मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। स्टेट के असेंबलीज में वहाँ के सदस्य वोट डालते हैं और पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के मेंबर्स वोट डालते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी वो कोई वोटिंग मशीन नहीं है। सबको अपने अपने एक पर्ची दी जाती है जिसमें कि सदस्यों के जो नामित किया गया है, जिन्हें नॉमिनेट किया गया है, उनके नाम होते हैं। जैसे कि अब जो इलेक्शन हो रहा है इसमें सिर्फ 2 लोगों का नॉमिनेशन है, तो जो भी आपके मेंबर्स हैं जो कि वोट दे सकते हैं, आपके इलेक्टोरल कॉलेज जो बोलते हैं, इलेक्टर्स जो हैं, उनको ये बाध्यता है कि उसमें वो 1-2 लिखें। एक तो लिखना बहुत ही आवश्यक है कि आपका पहला प्रेफरेंस क्या है। दूसरा प्रेफरेंस आप लिखना चाहें तो लिखें, न लिखना चाहें तो न लिखें, लेकिन पहला प्रेफरेंस आपको लिखना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के नियम 18 के मुताबिक हर निर्वाचक मतदान के स्थान में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा। मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी उम्मीदवारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में छेद और मतपेटी को बंद और मुहरबंद करेगा। मतपेटी कपड़े के थैले में रखी जाती है और थैले का मुंह धागे से सी दिया जाता है और उस पर मुहर लगा दी जाती है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना होती है। राष्ट्रपति चुनाव चूंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, इसलिए निर्वाचित घोषित होने के लिए डाले गए
वैध वोटों की कुल वैल्यू का आधे से अधिक प्राप्त करना आवश्यक है। इसे कोटा कहा जाता है। सबसे पहले प्रत्येक उम्मीदवार को मिले कुल वोटों के मूल्य की गिनती करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी प्राप्त वैध मतों के मूल्य का जोड़ करता है। फिर वैध मतों को 2 से भाग देकर और भागफल में 1 जोड़कर, और अगर कोई शेष हो तो उसे गिनती में नहीं लेकर कोटा निकाला जाता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में निर्वाचक मंडल का हर सदस्य वोट देता है और हर वोट वैध होता है, तो वैध वोटों का कुल मूल्य 10,86,431 हुआ। इसमें 2 से भाग देने और भागफल में 1 जोड़ने के बाद कोटा निकला, जो 5,43,216 वोट हुआ। कोटा सिस्टम ये है कि जितने भी लोगों ने वोट डाला है उनकी जो वैल्यू आई है टोटल करके, उसको 2 से विभाजित करके और फिर जो उसके बाद संख्या मिलती है उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो वो कोटा होगा। कम से कम इतने वोट मिलने चाहिए जीतने के लिए, जो भी लोगों ने नामित किया गया उसमें जीतने के लिए इतना कम से कम वैल्यू उसको मिलनी चाहिए। वोटों की गिनती राउंड्स में होती है। सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज पहली वरीयता के वोट गिने जाते हैं। अगर पहले राउंड की गिनती में ही किसी उम्मीदवार ने जीत के लिए जरूरी कोटा हासिल कर लिया तो उसकी जीत हो जाती है। अगर पहले राउंड में किसी उम्मीदवार को कोटा नहीं मिलता तो दूसरे राउंड की गिनती होती है। अब जिस उम्मीदवार को पहले राउंड में सबसे कम वोट मिले थे, दूसरे राउंड की गिनती में उसे बाहर कर उसकी दूसरी वरीयता के मत मूल्य को अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी ये वोट अब उन उम्मीदवारों को चले जाते हैं जिसे हर बैलेट में दूसरी वरीयता मिली थी। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई भी उम्मीदवार अपेक्षित कोटा हासिल नहीं कर लेता या मैदान में सिर्फ एक ही उम्मीदवार नहीं रह जाता है। किसी को कोटा नहीं मिला तब फिर क्या होना? तो उस सूरत में ये प्राविधान है कि जिस मेंबर को, जिस नामित कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले हों, उसका जो सेकंड प्रेफरेंस है उसको निकाल दिया जाता है और उसके सेकंड प्रेफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो बाकी कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। तो ये इस तरह से फिर जब तक कि कोटा ना हो जाए तब तक वो चलता रहता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। सबसे पहली बार 1969 में जबकि वीवी गिरी जी का इलेक्शन हुआ था। तो ये आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के, उसमें एक ही ये उदाहरण है जिसमें कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया गया था। अब तक हुए 15 राष्ट्रपति चुनावों में सिर्फ 5वें राष्ट्रपति चुनाव को छोड़ दें तो सभी निर्वाचनों में मतगणना के पहले दौर में ही चुनाव का फैसला हो गया। 1969 के चुनाव में कोई भी उम्मीदवार मतगणना के पहले दौर में अपेक्षित कोटा 4,18,169 वोट हासिल नहीं कर पाया। फिर एक के बाद एक उम्मीदवारों को तब तक हटाया जाता रहा जब तक सिर्फ 2 उम्मीदवार श्री वीवी गिरी और डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ही मैदान में नहीं रह गए। आखिर में श्री वीवी गिरी को 4,20,077 वोट मिले और वो राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में सबसे प्रतिष्ठित पद राष्ट्रपति का है। देश के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति संसद का अहम हिस्सा होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा से पारित कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति की अनुमति ना हो। इसके अलावा जब संसद सत्र में नहीं होती तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश के जरिए तत्काल प्रभाव से किसी कानून पर दस्तखत करने की शक्ति होती है। तो इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।